गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन नंबर 3 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन है 11 अगस्त और आज हम करने वाले हैं द हिंदू का एक शानदार आर्टिकल जो कि चाइना के एक टॉपिक पर आया हुआ है। एंड आई एम श्योर समझाने के बाद आपके लिए ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा एडिटोरियल का टॉपिक भी अब आसान हो जाएगा। भूलिएगा मत दोस्तों, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आरआरबी की एग्जाम सर पर है। ऐसे में आपका इंग्लिश का पार्ट बहुत मजबूत होना ही चाहिए एंड इट इज रियली रिक्वायर्ड दैट आपकी रीडिंग स्किल्स भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम आपको रीडिंग स्किल्स भी सिखा रहे हैं, साथ में आपको बैकग्राउंड भी समझाते जा रहे हैं सो दैट आपको इस तरह के टॉपिक्स के साथ काफी फ्रेंडली रिलेटिवली अच्छी सोच मिल पाए और उसके साथ साथ शानदार वोकैबुलरी का कलेक्शन आपका वेट कर रहा है। तो प्लीज अगर आपको ये तीनों एरियाज में प्रॉब्लम है और इसके वजह से अगर आपको लगता है कि बैंकिंग की एग्जाम में आपको वाकई में तकलीफ होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और सेशन आपके लिए हो सकता है। वी आर प्रॉमिसिंग कि हम हफ्ते में कम से कम 4 बार इस तरह का सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत जल्दी मैं इसका टाइम टेबल भी डिक्लेयर कर दूंगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ और इस सेशन का पूरा मजा उठाइए। मोबाइल का डेटा खत्म मत करिए, नेटवर्क अच्छा रखिए और रीडिंग की स्किल डेवलप करते रहिए। बहुत ही शानदार आर्टिकल्स हैं जो कि पेशेंस रखने के बाद आपको इतना ज्यादा आउटपुट देंगे, इतना वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अगर आपने ढंग से किया है और इससे अगर आपका बैकग्राउंड, वोकैबुलरी और रीडिंग स्ट्रांग हो रही है, आपको ये 3 चीजें एक दिन नौकरी दिलवा देंगी, देख लेना आप। Right, so this is very suitable for all those students who are preparing for banking exam. So let us start with the part without wasting any time. So let me start with today's article immediately. तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल है आइसोलेटिंग चाइना एज प्रोपोजिशन एंड द रियलिटी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी कहा था कि सर विल इट बी ओके अगर आप जो भी एडिटोरियल में टॉपिक ले रहे हो उसके बारे में आप जरा पहले से ही बता दो। दोस्तों होता ये है कि जिस दिन का न्यूज़पेपर सवेरे आता है और उसके बाद हम ये तय करते हैं कि उसमें से कौन सा टॉपिक लेना है, लेकिन तब भी जैसा आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं मैं वैसा कर दूंगा। आपको टॉपिक के बारे में मैं एक छोटा सा टीजर पोस्टर लेकर सवेरे सवेरे बता दिया करूंगा कि मैं आज ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप भी अपने अपने ई न्यूज पेपर्स के साथ रेडी रहें और उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फटाफट इसको कवर करते हैं क्योंकि काफी लंबा है। देख लो भैया, इसकी लेंथ देख लो। सारी चीजें तो कवर कराना मुश्किल है, लेकिन मैं इसका एक बहुत ही शानदार जिस्ट आपको देने वाला हूं। राइट, टॉपिक कहता है कि आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन एंड द रियलिटी। लेखक एम के नारायणन साहब का कहना है कि हम चाइना को आइसोलेट करना चाहते हैं या चाइना को आइसोलेट करने में, आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग करने में, साइड में कर देने में, एज प्रपोजिशन एंड रियलिटी, यानी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे चाइना को अलग करें उसमें और चाइना को अलग करने में जो वास्तविकता में जो प्रॉब्लम जा रही है, दोनों में बहुत बहुत फर्क है भैया। चाइना कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप दूध की मक्खी की तरह अलग कर दोगे। तो स्वाभाविक है कि अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है और इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब इस आर्टिकल में है क्या, आपको मैं पहले समझा देता हूं कि आर्टिकल क्या बता रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक जरा सा बैकग्राउंड बता दूं क्या, 1 मिनट में, बोर मत हो जाना। देखो भाई, आप सबको पता है कि चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से। राइट, चाइना का ये जो लाल झंडा आप देख रहे हो, ये साम्यवाद का लाल झंडा है। साम्यवाद को हम इंग्लिश में कम्युनिज्म ऐसा कहते हैं। चाइना के झंडे में ये जो आपको 5 सितारे दिख रहे हैं, ये बड़ा सितारा सीपीसी को दर्शाता है। सीपीसी का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की सबसे बड़ी पार्टी। और चाइना में एक ही पार्टी है, अपने जैसा बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब नहीं है वहां पर। और ये जो छोटे 4 सितारे हैं, ये उनके 4 स्टेट्स को दर्शाता है। ओके, 4 अलग अलग प्रोविंस को दर्शाता है। चाइना के सबसे बड़े 4 प्रोविंस, जिसको निकाल दिया जाए तो चाइना मुट्ठी भर भी नहीं रहेगा, वो है ये 4 प्रोविंस। तो इस तरीके से है।
शुरुआत से ही चाइना पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मकसद रखता है। अपनी सोच ही उसने वो बना के रखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही इनका इरादा है। और उसके साथ साथ चाइना के कम्युनिज्म के हिसाब से इनको दुनिया भर में अपना एक्सपांशन करना ही है। ये इनके समझ लीजिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि इनको एक्सपांशन करना ही है, अपना साम्राज्यवाद फैलाते जाना है और पूरे दुनिया में चाइना की भाषा और चाइना का कल्चर होना चाहिए, ये इनका मकसद है। चाइना में बेसिकली हान प्रजाति के लोग रहते हैं, HAN, हान। अरे सर हमने तो सुना है बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। अरे बेटा बुद्धिस्ट तो वो कल्चर हो गया, चाइना ऑफिशियली किसी कल्चर को थोड़ी मानता है। वहां पर जो प्रजाति है वो हान डायनेस्टी के लोग हैं जो 90% वहां पर रहते हैं और उनका ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है। तो पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना, इस मकसद से चाइना बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है और दुनिया भर के देशों में अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो चाइना किस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट इंडिया के साथ तो उसकी जमती ही नहीं है। पाकिस्तान पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, मालदीव्स को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, वियतनाम को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की तो वो सुनता ही नहीं है, वो कहता है ताइवान मेरा ही हिस्सा है। हांगकांग को तो वो किसी दिन बटर में लगा के 2 ब्रेड में फंसा के ही खा जाएगा। उसके बाद अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। उसके बाद नेपाल को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। भूटान को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। और ऐसे न जाने कितनी कंट्रीज है जिस पर वो अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश कर रहा है। अब इन सब के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने अभी अभी कोविड-19 फैलाया और दुनिया के बहुत से देश चाइना को इस चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ये चाहता है कि चाइना के बढ़ते कदमों पर अब जरा रोक लगाई जाए, क्योंकि चाइना के इरादे दुनिया को लेकर ठीक नहीं है, वो अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। तो इसीलिए टॉपिक का नाम रखा है आइसोलेटिंग चाइना, यानी चाइना को अलग थलग कर देना चाहिए सबने मिलकर। लेकिन ऐसा करने में हमारे कैलकुलेशन और सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। लेखक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब जरा मैं ये दूसरी वाली लाइन पढ़ देता हूं। कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बेलिजरेंस, बेलिजरेंस का मतलब है कि डिस्पाइट अपने झगड़े या डिस्पाइट विरोध, विरोध के बावजूद, चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइन गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लाउड। बहुत शानदार लाइन है दोस्तों, और अंग्रेजी समझने की कोशिश करिए प्लीज, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं। ये बोल रहे हैं कि कंट्रीज लाइक इंडिया कोशिश तो कर रही हैं कि झगड़े करे या फिर किसी तरीके से चाइना को काबू में रखे, चाइना की बात ना माने, लेकिन क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक क्लाउड बना चुका है। इकोनॉमिक क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है पावर, उसका प्रभुत्व, उसका इन्फ्लुएंस। क्योंकि चाइना का अपना एक आर्थिक पावर है, इसीलिए चाइना को क्वारंटाइन करके रख लेना, यानी अलग थलग करके रख लेना। अरे भैया ये इतना आसान थोड़ी है। वो हिंदी में कहावत है ना कि बैठा हुआ हाथी भी कुत्ते बिल्लियों से तो ऊंचा ही होता है। स्वाभाविक सी बात है, आज चाइना की पोजीशन किसी हाथी से कम नहीं है। और अगर मान लो हमने उसको दबाने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, स्वाभाविक है कि चाइना बहुत एग्रेसिव तो होगा ही होगा नेचर में, राइट। और यहाँ पर मैं उन छोटे मोटे कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के अलावा ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो कि चाइना को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी उसमें से एक। अब the latest round of talks August 2 between the military commanders of India and China did not produce any breakthrough, and the situation along line of control in Ladakh sector thus remains essentially unchanged. भारत और चीन के बीच में लद्दाख में मिलिट्री ऑफ कमांडर्स के बीच में जो बातचीत का एक राउंड हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि सीमा रेखा है लद्दाख के पास भारत और चीन के बीच में, वो पूरी तरह से विफल हो गई है और उससे कोई भी चीज में फर्क नहीं पड़ा। इट हैज रिमेन अनचेंज्ड, लेखक ये बोल रहे हैं। आगे देखो, ऑल दैट इज एविडेंट इज दैट चाइना हैज इंडिकेटेड अ विलिंगनेस टू रिजाइन फ्रॉम ऑक्यूपाइंग territory beyond its 1960 claim line. Okay,
इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ समझ में आ रहा है उससे तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि चाइना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1960 के समय पर जिस तरीके से वो दावा कर रहा था जिस एरिया में, उसको वो कहीं से भी छोड़ने को तैयार नहीं है और उसको कहीं से भी रिजाइल फ्रॉम ऑक्यूपाइंग, रिजाइल का मतलब होता है रोक देना, अबैंडन कर देना, राइट। तो उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ 1962 में जो परिस्थिति थी ना जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, चाइना बराबर वही चीज चाहता है और उतना एरिया पूरा हड़प लेना चाहता है। और रिटर्न ऑन द स्टेटस को एंटी प्रायर टू मे दिस ईयर इज नोवेयर इन साइट। कहने का मतलब ये कि जो यथास्थिति बनी हुई थी पहले से, ओके, टू मे दिस ईयर, इस साल मई के पहले, वो तो अब कहीं है ही नहीं। उसको तो पूरा का पूरा वो एरिया ही हड़प लेना है। इज नोवेयर इन साइट मतलब वैसी परिस्थिति तो अब है ही नहीं। अब तो वो गलवान घाटी के अंदर घुसकर हमको धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है ना, पिछले महीने और जून के महीने में काफी तांडव हुआ इस चीज के ऊपर, हमारे सोल्जर्स भी वीर गति को प्राप्त हुए और हमने उसका बदला भी लिया था। Meanwhile, a war of words between India and China has broken out. लेकिन उसी समय भारत और चीन के बीच में शब्दों के तीर एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। India's external affairs minister has promulgated that the state of the border and the future of our ties with China cannot be separated. कहने का मतलब ये कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को प्रमोट किया है। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है ऑफिशियली प्रमोट करना। इस बात को प्रमोट किया है कि मतलब जो बॉर्डर के ऊपर जो हमारी समस्या है, ओके, उन चीजों को बाजू में रखकर दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार के संबंधों को आगे नहीं सरकाया जा सकता। दैट इज द रियलिटी। ओके, कहने का मतलब ये है कि वो बोलेंगे कि हम लद्दाख के अंदर घुस रहे हैं, हमको घुसने दो, लेकिन साथ में बिजनेस बाजू में चलते रहने दो। हमारे ओप्पो के फोन, वीवो के फोन, Xiaomi के फोन, ये सब आप खरीदते रहो। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है, सॉरी बॉस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहले आप बॉर्डर के झगड़े वगड़े सब ठीक करो, उसके बिना बाकी के संबंध भी हम नहीं रखने वाले, जो कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाइना यही भाषा समझता है और कुछ नहीं। China's riposte was to reiterate that their troops were on its side of the traditional customary boundary line. अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है रिपोस्ट, ओके, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। रिपोस्ट, रिपोस्ट शब्द का मतलब होता है क्विक रिप्लाई या फिर एक क्लेवर रिप्लाई। आप कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर एक हाजिर जवाबी, दैट इज कॉल्ड रिपोस्ट। टू रीइटरेट, रीइटरेट का मतलब होता है एक ही राग बार बार अलापते रहना, बार बार वही वही चीजें दोहराना। तो चाइनाज रिपोस्ट वाज टू रीइटरेट दैट देयर ट्रूप्स वर ऑन इट्स साइड ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमरी बाउंड्री लाइन। देख लो नालायक की हरकतें। इतना सब करने के बाद जब हमने आवाज उठाई तो चाइना का बोलना ये है, अरे मैं तो मेरी बाउंड्री के अंदर ही हूँ, मैंने कौन सा सीमा रेखा का उल्लंघन कर दिया, मैं थोड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुस गया, ये एरिया वैसे भी मेरा ही है। ये शुरू से चाइना का स्टैंड रहा है, बहुत ही बकवास स्टैंड। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है पता है, हम ये झगड़े क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं? आज मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। ये देखो, ये इधर आप जरा इस मैप को समझने की कोशिश करो, ओके। यहाँ पर मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये जैसे, अरे यार ये यहाँ पर, हाँ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम, इधर देख लीजिए। ये जैसे भारत और चीन के बीच में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है, यहाँ से चीन की बॉर्डर शुरू हो जाती है। कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम नो मैंस लैंड कह सकते हैं, जहां पर अभी भी IB यानी इंटरनेशनल बाउंड्री बनी नहीं है। और उस इंटरनेशनल बाउंड्री के ना बनने की वजह से दोनों देश उस पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत ये कह रहा है कि इंटरनेशनल बाउंड्री पहले बना लो, और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने के लिए भारत जिस साल और जिस मैप का हवाला देता है, चाइना उस मैप और उस साल का हवाला देता ही नहीं है। वो दूसरा ही मैप लेकर आता है और कहता है कि नो नो, ये पूरा का पूरा एरिया उसके पास है। झगड़ा इस बात का है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है ये? किसी दिन इसके ऊपर डिटेल से जीके के सेशन में बात करेंगे। This was followed thereafter by China wading into criticizing what is essentially India's internal matter, with the changes affected to the status of Jammu and Kashmir in August last year. अब हुआ ये है कि जैसे ही भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया, कहीं ना कहीं चाइना को ऐसा लगने लगा
ओके, कि भारत अब एग्रेसिव हो रहा है और एक दिन लद्दाख वगैरह पूरा अपने कब्जे में ले लेगा। इसीलिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान और इस तरफ से चाइना दोनों ही हमको टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत अब कश्मीर के ऊपर अपना दावा मजबूत कर देगा। राइट, आगे देखते हैं। चाइना यूएस टाइज एंड रेटरिक। चाइना और यूएस के टाइज और उसके ऊपर होने वाले जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं वो। ओके, सो लेट अस सी दैट इन द मीन टाइम रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट। उसी समय अगर हम देखें तो चीन और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो दिन ब दिन डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं। शब्दों के उच्चारण को ठीक से समझिए, इंटरव्यू में आपको ऐसे ही उच्चारण करने हैं, डिटीरियोरेट। ओके, छत पर जाकर बार बार ये बोल बोल के देखना है। मैंने वाकई में ये प्रॉब्लम बहुत देखा है स्टूडेंट्स के साथ, दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। ओके, डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज का दिन ब दिन खराब होते जाना। Talk of a new realignment of forces taking place with the US and China leading with different camps is very much in the air, right? हो ये रहा है कि भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हो गए हैं और उन संबंधों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूएस के मोटिव्स अलग हैं, अमेरिका के, चाइना के अलग है, जिसके ऊपर काफी बातें चल रही है। After years of cooperating with one another, the US and China are currently at the stage of confrontation. इतने साल एक दूसरे का साथ देने के बाद अब चीन और अमेरिका दोनों आमने सामने आ चुके हैं झगड़े के लिए और एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आमना सामना करना। फिर से बता दूं, कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना करना। विथ बोथ सीकिंग अलाइज टू ज्वाइन देयर कैंप्स। हाँ, और दोनों ही देश बाकी देशों का समर्थन जुगाड़ रहे हैं ताकि उनको शक्ति मिल सके और उनका ग्रुप बड़ा दिख सके। The rhetoric has begun to resemble the Cold War era, and both sides are even willing to display their military muscles, right? अब झगड़े की शुरुआत तो हो ही चुकी है, दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति बन गई है। कोल्ड वॉर को हम हिंदी मराठी में शीत युद्ध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गोली नहीं चलाएंगे लेकिन एकदम घूर के देखेंगे एक दूसरे को, कभी भी फाइटिंग शुरू हो सकती है। और दोनों ही अपनी मिलिट्री ताकतें दिखाने में भी मशगूल हो चुके हैं। मतलब कोरोना एक तरफ चल रहा है, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है और इन लोगों को लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। This places several countries, especially in Asia, in a difficult position, as most of them are loath to take sides, especially with a belligerent China as a neighbor, right? हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम ये होता है, आपने वो कहावत सुनी है क्या, दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास कुचली जाती है। स्वाभाविक है, अमेरिका और चाइना जैसे दो जायंट कंट्रीज अगर लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे तो उसका नतीजा बाकी देशों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो अमेरिका आसपास के देशों पे दबाव डाल रहा है कि सारी कंट्रीज अमेरिका का साथ दे, चाइना बाकी देशों पे दबाव डाल रहा है कि कंट्रीज उसका साथ दे, और उस चक्कर में क्या हो गया है, दो गुट बनते जा रहे हैं और बाकी के कंट्रीज भारत और चीन, भारत जैसे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ये लोग किसी का भी साथ देने को तैयार नहीं है, वो चैन से रहना चाहते हैं। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया क्या? ऑल राइट, चलिए अब ये वाला एक पार्ट छोटा सा और मैं ले लेता हूं यहाँ पर। द कंट्रास्ट बिटवीन द यूएस एंड चाइना कुड हार्डली बी टुगेदर, while the US may not necessarily be the first choice for many countries of Asia and the Asia Pacific region, in the case of China it is clearly more feared than loved. Okay, देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से एशिया की कंट्रीज अमेरिका के साथ इत्तेफाक नहीं रखते और वो अमेरिका को ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को पसंद ना करने के बावजूद भी अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि उसका साथ दिया जाए। और चाइना में भी यही प्रॉब्लम है कि कोई भी देश चाइना से जबरदस्ती दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए चाइना का साथ देने की बात चालू है। आप उदाहरण ले लो ना, जैसे श्रीलंका को ले लो, महिंदा राजपक्षे के आने के बाद वंस अगेन पलड़ा भारी हो चुका है चाइना का श्रीलंका में। मालदीव्स की बात कर लो आप, मालदीव्स में भी पलड़ा भारी हो रहा है चाइना का। तो ये सारी चीजों में जो है लोग डर जाते हैं चाइना से और इसीलिए चाइना का साथ दे देते हैं। नो वन इन एशिया
Pakistan is perhaps an exception. Nurses any doubts about China's imperialist ambitions और अबाउट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स अथॉरिटेरियन वर्ल्ड व्यू। देखिए मैंने जो लेक्चर के शुरुआत में बोला था ना, बराबर वही लाइन है। ये कह रहा है कि एशिया भूखंड में ऐसा कोई देश नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जो चाइना के साम्राज्यवाद के सपने को और शी जिनपिंग के बिल्कुल हुकूमत झाड़ने वाले सपने के साथ इत्तेफाक रखता है। सारे ही देश ये जानते हैं और मानते हैं कि चाइना जो कर रहा है वो गलत है, सरासर गलत है। समझ में आ रहा है आपको? तो आई होप आपको ये आगे का पार्ट अब समझ में आ जाएगा। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो जो आपको समझ में आने में दिक्कत जा सकती है। तो आप जरा बाजू के कॉलम में आ जाइए और ये नॉटविथस्टैंडिंग से लेकर एक पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इधर देखिए, notwithstanding all these, China is far from being quarantined. Hardly any country in Asia is willing to openly confront China and side with US. Many countries, especially those in East Asia, are unwilling to be seen taking sides at this juncture, right? Notwithstanding all this, इन सब चीजों को बर्दाश्त न कर पाने के साथ साथ ऐसे बहुत से देश हैं जो कि चाइना का साथ नहीं दे सकते और ना ही अमेरिका का, और वो इन दोनों के झगड़े वगड़े भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि चाइना को चुप बिठा के रखना यानी क्वारंटाइन कर देना, अलग थलग कर देना, ये बहुत मुश्किल है यार। ये नहीं हो सकता क्योंकि चाइना का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। राइट, यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ, आगे देखो। देयर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बीइंग दैट चाइना वाज ऑलवेज नोन टू बी ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ द साउथ चाइना सी। हाँ, चाइना जो है वो दक्षिणी चीन महासागर को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, राइट। और दक्षिण चीन महासागर यानी चाइना के बाजू वाला साउथ चाइना सी, उस पर तो वो अपना अधिकारी मानता है। आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या देता है वो? चाइना का कहना यह है कि क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना वर्ड लगा हुआ है इसीलिए वो पूरा का पूरा समुद्र उसका है। बताओ क्या मजाक चालू है? उस हिसाब से तो हिंद महासागर में हिंद लगा हुआ है, इंडियन ओशन में तो इंडियन, तो क्या पूरा का पूरा समुद्र हमारा है क्या? ये कोई लॉजिक होते हैं? जियोपॉलिटिकल झगड़े करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं लोग। Considering it a natural shield against possible hostile intervention by outside forces inimical to it. Inimical का मतलब होता है जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। अब साउथ चाइना सी पे अपना प्रभुत्व जमा कर चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि दुनिया भर के देश जो कि उसके खिलाफ काम कर सकते हैं उन सबको वहीं के वहीं वो रोक दे, इसीलिए साउथ चाइना सी के ऊपर उसकी दादागिरी चालू रहती है। Neither the presence of US aircraft carriers in the South China Sea, the presence of Chinese missile sites in recently reclaimed areas, or the wariness that most association of Southeast Asian nations display vis-a-vis China has been enough to make countries in the region openly side with the US and against China. कहने का मतलब ये कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी अमेरिका के जो समुद्र के जंगी बेड़े होते हैं ना, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब कोई जहाज नहीं होता दोस्तों, हवाई जहाज। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है समुद्री जहाज, राइट। तो वो जो समुद्री जहाज है उसको भी साउथ चाइना सी में नहीं भटकने दिया जाता, और उसके साथ साथ जो चाइनीज मिसाइल्स हैं वो भी वहां पर गश्त लगाती रहती है और सारा एरिया अपने कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करती रहती है। Meanwhile, China is determined to press home its advantage irrespective of the international law and regional concerns, right? चाइना इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो अपने लिए खूब एडवांटेज ले सकता है किसी किसी चीज में, हाँ, और वो भूल जाता है कि इंटरनेशनल लॉ किस चीज को लेकर बनाए गए हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसको समुद्र में अपनी दादागिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब वो मानता ही नहीं है। वो तो सीधा बिल्कुल जो उसको सही लगता है वो कर लेता है। समझ में आ रहा है आपको? यही तो दिक्कत है। हांगकांग के ऊपर उसकी दादागिरी, ताइवान के ऊपर उसकी दादागिरी, दुनिया में किसी भी देश को ये पसंद नहीं है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा पार्ट समझ में आया। चलिए अब आपको जरा ये एक पार्ट में और समझा देता हूँ जो कि यहाँ पर काफी काम का है। लीजिए अब हम ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप पे आते हैं और ये वाला एक पैराग्राफ कर लेते हैं, राइट।
So try to understand this. What is especially disconcerting is that despite a series of dictats का मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरों से बिना पूछे अपनी हुकूमत झाड़ते हैं, डिक्टेटर्स जैसे. From Washington to restrict economic and other relations with China, the United Kingdom's decision to end reliance on China's import and call of its Huawei 5G project and growing anti-China sentiments hard across Europe, all of which make it good copy. For good copy, China remains unfazed. बाप रे. लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि अमेरिका ने इकोनॉमिक धमकियां दी और उनके साथ व्यापारिक संबंध कम कर लिए, बावजूद इसके कि यूनाइटेड किंगडम ने भी चाइना का इंपोर्ट काफी हद तक कम कर दिया या बंद कर दिया और चाइना की कंपनी हुआवे नाम की उसका 5G का प्रोजेक्ट भी बंद करा दिया, और बावजूद इसके कि यूरोप के काफी देश भी चाइना के साथ अब व्यापार नहीं करना चाहते, चाइना अभी भी अनफेज्ड है. अनफेज्ड का मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. कैन यू इमेजिन उसके मन में क्या चल रहा है फिर? स्वाभाविक है कि चाइना इस वक्त मरो या मारो की परिस्थिति में है. बिल्कुल वो पूरी तरह से लड़ने को तैयार है. China seems confident that its stranglehold on the global economy ensures that it does not face any real challenge. This is very important line. लेखक ये कह रहे हैं कि चाइना बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि पूरी दुनिया को इस वक्त जिस तरीके से गर्दन दबोच के उसने इकोनॉमी पर कब्जा करके रखा हुआ है, उसके वजह से उसको कोई भी चैलेंज मिलने वाला नहीं है. यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वर्ड है, देखो, स्ट्रैंगल होल्ड. स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब होता है गर्दन से सीधा दबोच लेना, राइट. जैसे कोई जानवर, जैसे चीता या फिर टाइगर किसी हिरन को दबोच लेता है ना गर्दन से, वैसे उसको बोलते हैं स्ट्रैंगल होल्ड. तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को गर्दन से दबोच के रखा है चाइना ने, इसीलिए वो झुकने को तैयार ही नहीं और वो मानता ही नहीं कि उसके लिए कोई चैलेंज वैलेंज है. इंडिया, नेपाल, ताइवान, हांगकांग, ये सबको तो वो चैलेंज कंसिडर ही नहीं कर रहा है. इट वुड बी वाइज फॉर इंडिया टू रिकॉग्नाइज दिस. और भारत के लिए समझदारी यही होगी कि भारत जितने जल्दी हो सके इन बातों को एक्सेप्ट करे और समझ जाए कि चाइना के इरादे कितने खतरनाक हैं, राइट. ये तो सच बात है भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है. वी आर वेरी मच श्योर, और गवर्नमेंट इसके खिलाफ काफी एग्रेसिवली काम कर रही है और ये सारी चीजें चालू है. आपको पता है लद्दाख वाले एरिया में अब जो हमारे जेट फाइटर प्लेन्स आए हैं ना, राफेल, वो लोग रोज अब पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और बहुत हद से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि चाइना पीछे हटने को तैयार तो है नहीं, ये तो आप जानते ही है. हाँ भाई, चलिए अब जरा आगे देख लेते हैं. ये वाला इंडिया एंड द नेबरहुड, ये वाला पार्ट में आपको समझा देता हूँ. ये एक पैराग्राफ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? काफी बोर तो नहीं हो रहे हो आप? लेकिन ये ऐसा ही होता है भैया, बड़े बड़े आर्टिकल्स को समझना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है. At this time when the dice should actually have been loaded against China, dice का मतलब होता है पासा. जब हम लूडो खेलते हैं तो चौसर खेलते हैं तो उसमें जो पासे होते हैं उसको बोलते हैं हम डाइस. अभी ऐसा वक्त है जहां पर सारे के सारे पासे उल्टे पड़े हुए हैं चाइना के खिलाफ. It is India that is finding many of its traditional friends being less than helpful. उस वक्त भारत अपने बहुत से दोस्तों के साथ फिर से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दोस्त जो कि भारत के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे. While India's relation with Pakistan had nowhere to go but downhill, जहां पर भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कुछ और तो हो नहीं रहे बल्कि दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, India's present standoff with China has provided Pakistan with yet another opportunity to fish in troubled waters. अरे भैया, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो फिर तो सूरज पश्चिम से निकल जाए उस दिन. भाई लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भारत चीन के साथ संबंधों को लेकर उलझा हुआ है, उस चीज का गलत फायदा पाकिस्तान जरूर उठाएगा और भारत को दूसरी तरफ से डबल तकलीफ देगा. और ये वो कर भी रहा है, उसमें गलत क्या है? वो तो वो मौके का फायदा उठाएगा ही उठाएगा. इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ फेक मैप ऑफ पाकिस्तान. हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर भी आने वाला है, आप जरूर देखना. आपको पता है ना, पाकिस्तान में इमरान खान ने अभी अभी एक नया मैप जारी किया है और नालायकों ने
जूनागढ़ का एरिया जो कि एक जमाने से भारत में गुजरात में है, उसको अपने टेरिटरी में दिखा दिया है। बताओ मतलब मजाल क्या चल रहा है, किसके दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जूनागढ़ के ऊपर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, लद्दाख के ऊपर चाइना क्लेम कर रहा है, काला पानी के ऊपर नेपाल क्लेम कर रहा है, राम जी के ऊपर भी नेपाल क्लेम कर रहा है, गौतम बुद्ध के ऊपर नेपाल क्लेम कर रहा है। यानी हर तरीके से भारत को सताने का काम चालू है, which includes the part of Indian territory such as सियाचिन, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। देखो मैंने बोला था ना जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है, इसलिए यहाँ पर गुजरात लिखा हुआ है। तो ये जो पागलपन है या फिर ये जो एक दोगलापन है पाकिस्तान का, इसको उसको बंद कर देना चाहिए, राइट। यस, अब आ जाते हैं जरा लास्ट वाले पार्ट पे, इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। इधर देख लीजिए, चाइना हैज ऑल्सो मेड हेडवे इन ईरान टू एन एक्सटेंट। आपको पता है ईरान के साथ भारत के संबंध थोड़े से खराब हुए तो चाइना ने मौका परस्ती दिखाई और ईरान के साथ दोस्ती कर ली अगेंस्ट इंडियाज एक्सपेंस। India and China are reported to be currently pursuing an economic and security partnership that would involve massive Chinese investment in energy and other sectors in Iran, right? ईरान और चाइना ने अभी अभी पार्टनरशिप कर ली है जिसके तहत जबरदस्त एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है चाइना से ईरान की तरफ और ईरान से चाइना की तरफ, और अच्छा एक्सचेंज इन लोगों ने बना दिया है। चुपचाप जाके दोस्ती करके आ गए ये ईरान के साथ। इन एक्सचेंज ऑफ चाइनाज रिसीविंग रेगुलर सप्लाईज ऑफ इरानियन ऑयल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? और बदले में ईरान चाइना को क्या दे रहा है? 25 साल तक अनइंटरप्टेड रेगुलर तेल सप्लाई देगा और उसके बदले में चाइना बहुत सारी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट की चीजें ईरान को देगा। चाइना हैज आल्सो डेक्स्ट्रसली पोजीशनड इटसेल्फ टू सर्कमवेंट इंडियाज मोनोपोली ओवर द चाबहार पोर्ट। असल में ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। भारत उस पोर्ट के ऊपर अपना अधिकार मानता था और वो पोर्ट हमने डेवलप किया था, लेकिन चाइना को यह बात गवारा नहीं है, तो चाइना अब वो चाबहार पोर्ट पे भारत के मोनोपोली को यानी भारत के कंट्रोल को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ म्यूनिफिसेंट एड पैकेज फॉर द चाबहार अफगानिस्तान रेल लिंक। देख लीजिए बदतमीजियां, देख लीजिए कैसे कर रहा है पता है? अफगानिस्तान से लेकर तो ईरान के चाबहार तक एक रेल लाइन बना दे रहा है और उस रेल लाइन के लिए आर्थिक मदद दे रहा है ईरान को, और उस चक्कर में ये सारी कंट्रीज अब इंडिया के खिलाफ जाकर चाइना की भाषा बोलने लगे हैं। देख लीजिए भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसा ही काम है बिल्कुल, जिसके पास पैसा है उसके पास पूरी पावर आ जाती है। thereby undercutting India's offer of aid and assistance of the rail project। जो भारत ने जो ऑफर दिया था उसको ठुकराते हुए अब ईरान जो है वो चाइना के पाले में जा चुका है। आखिरी की लाइन ये समझाती है कि जियो बैलेंसिंग इज नॉट हैपनिंग टू चाइनाज डिसएडवांटेज। दिस लेसन मस्ट बी वेल अंडरस्टूड व्हेन कंट्रीज लाइक इंडिया प्लान देयर फ्यूचर स्ट्रैटेजी। भौगोलिक संतुलन ये होगा ही नहीं चाइना के खिलाफ जाकर, तो ऐसे हालात में भारत जैसे देशों को अपना फ्यूचर का प्लान बनाने से पहले बहुत गंभीरता से अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, राइट। नारायणन साहब जिन्होंने ये खूबसूरत आर्टिकल लिखा है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो नारायणन साहब आपने जो आर्टिकल लिखा है काफी खूबसूरत है और बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दिल की बातें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस आर्टिकल, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया। इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ के समझ के उनके बारे में अपनी राय बनाना सीख लीजिए दोस्तों। और इस लंबी लंबी रीडिंग का अब आप थोड़ा सा एक हैबिट रखिए अपने साथ, क्योंकि आरसी पैसेज में आपको ये सब लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल ने आपको काफी कुछ समझाया। कमेंट्स थ्रेड में अपने अच्छे कमेंट्स का जरूर 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 फ्लो बनाए रखिए, हमें एनकरेज करते रहिए ताकि हम ऐसे ही रोज आप तक आर्टिकल लेकर आते रहें। और अपनी राय इस चीज के ऊपर, चाइना वाले इशू के ऊपर आप क्या मानते हैं वो हमारे साथ जरूर 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 शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जाते जाते आपको ये भी बता देता हूं कि इस हफ्ते बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स रिलीज होने वाले हैं। केरला में जो प्लेन क्रैश हुआ वो, उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर अपडेट, कोरोना अपडेट, और उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम की उसके ऊपर भी। तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, आपके लिए काफी कुछ अच्छा उसमें है। यस दोस्तों, तो जितने भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ है और मटेरियल है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिंक दी हुई है। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ज्ञानबाजी नाम का।
4 बार ए टाइप करें ज्ञानबाजी लिखते समय और इस लिंक पर जाएं और यहां से करंट अफेयर्स का शानदार मटेरियल डाउनलोड करें। तो आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और यूट्यूब पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख ही लो, बहुत शानदार वीडियोस आने वाले दिन में, राइट। तो ज्ञानबाजी पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिएगा।